हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए आज का हमारा आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एग्जाम के टाइम पर आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 22 नहीं 23 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को मनाया जाता है और यह इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारे को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। दरअसल पहली रोटरी मीटिंग 23 फरवरी 1905 को हुई थी, जिसमें पॉल हैरिस, गुस्तावस लोहर, सिल्वेस्टर सीएले और हिराम शोर लोहर शिकागो के शहर में यूनिटी बिल्डिंग में इकट्ठा हुए थे। और तब से इस वर्ष को हर साल इसकी सालगिरह के रूप में विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है 1905 से। और यह तब से लेकर अभी तक का यह कौन सा संस्करण है इसका? तो 116वां संस्करण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को किस कंपनी ने सौवा K9 वज्र होवित्जर सौंपा है? तो यह अभी L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो ने यह स्वदेश में ही निर्मित सौवा K9 वज्र होवित्जर सौंपा है और यह पूर्णतः स्वचालित है। और हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को सूरत के पास हजीरा लार्सन एंड टर्बो L&T कंपनी की विनिर्माण एक इकाई ने सौवें नव वज्र स्वचालित होवित्जर तोप को रवाना किया। यानी कि यह एक तोप बनाया है भारतीय सेना के लिए और यह इसको तैयार K9T वज्र T 195 एवं स्वचालित तोपों की 100 इकाइयों की आपूर्ति की है भारतीय सेना को। किसने? लार्सन एंड टर्बो ने। तो यह सौवा है, इसके पहले यह 99 दे चुका है और यह ठेका दिया गया था लार्सन एंड टर्बो को सन 2017 में और इसने यह बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया है। अब बात कर लेते हैं लार्सन एंड टर्बो कंपनी की, L&T की। तो यह एक संगठक है और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में और इसके संस्थापक हैं हेनिंग होल्क और लार्सन और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और यह कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC कंपनी है और इसके 4 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और निर्माण उत्पादन कंपनी की। इसका यह 4 क्षेत्रों में इसका कार्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। और हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा की कि दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर्नाटक करेगा। और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ बेंगलुरु मीडिया में यह बातचीत की है। किसने? किरण रिजिजू ने। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था पिछले वर्ष वह हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और अभी यह होने जा रहा है इस वर्ष का कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसमें 25 साल से कम उम्र के 4000 से अधिक बच्चे भाग लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ पर इसे IT सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा राज्य बन गया? तो यह बना है अभी गुजरात। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है वोडाफोन आइडिया। यानी कि रिलायंस जियो के सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ पर हैं? तो वह हैं गुजरात में। वैसे तो रिलायंस कंपनी की स्थापना 15 फरवरी 2007 को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के रूप में अहमदाबाद में पंजीकृत किया गया था और जून 2010 में से रिलायंस इंडस्ट्री ने 4800 करोड़ रुपए में
होटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड में 96% हिस्सेदारी खरीद ली थी। और इसके बाद में यह 2015 में जियो ने घोषणा की वजह वह 2015 के अंत तक पूरे देश में अपना परिचालन शुरू कर देगी, लेकिन कंपनी की लॉन्चिंग के अगले साल के लिए टाल दी गई थी। तो यानी कि 2016 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। अब आप यह मैप में देख लीजिए, गुजरात की सीमा लगती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से और दादर नगर हवेली से, और गुजरात और दो द्वीप से लगता है, किसी से दमन और दीव से। और दादर नगर हवेली और दमन दीव को अभी एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की? वह है गुजरात राज्य की। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में गुजरात देश में पहले नंबर पर है। गुजरात की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को, और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, जो बीजेपी पार्टी से। और यहाँ पर विधानमंडल एक से अधिक विधानसभा है, जिसमें 182 सीटें, कितनी? 182। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केरल राज्य सरकार ने। तो अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसकी सीमा लगती है कर्नाटक राज्य से और तमिलनाडु राज्य से। इन दो ही राज्यों से इसकी सीमा लगती है केरल की। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर 93% है। कहाँ पर? केरल में। और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर राजभाषा चलती है मलयालम, यानी कि यहाँ की राजभाषा है मलयालम। और इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर राज्यपाल है पी सथशिवम, और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और विधानमंडल है एक सदनीय यानी विधानसभा, जिसमें 140 सीटें हैं। स्मार्ट आंगनवाड़ियों की मुख्य बातें जान लेते हैं। तो इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को एकीकृत बाल विकास योजना के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। और स्मार्ट आंगनवाड़ियों में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, और बाल सुलभ बनाकर बचपन की देखभाल प्रदान की जाएगी। और भूमि की उपलब्धता के अनुसार अध्ययन कक्ष, रसोई, भोजन क्षेत्र और भंडार कक्ष, रचनात्मक क्षेत्र, उद्यान से लेकर स्विमिंग पूल और बाहरी खेल क्षेत्र तक विभिन्न सुविधाओं में होने वाली उम्मीद है। यानी कि यह सारी चीज़ें इन्हें दी जाएगी। स्मार्ट आंगनवाड़ी में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में पूर्वी भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। और असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी घोषणा की कि दर्रांग जिले में पूर्वी भारत, जितने भी पूर्वी भारत हैं, उन सभी के लिए पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी। और आधुनिक कौशल विश्वविद्यालय के 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिपक्व से यह बनाया जाएगा, परिवेश है। और इसके बाद में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद रखी गई है। और इसका संबंध या इस विश्वविद्यालय का समझौता होगा इन देशों से। कौन कौन से? जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान और इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम मैप में देख लेते हैं असम कहाँ पर है। तो असम यह 7 सिस्टर्स, जिन्हें 7 बहनों वाला राज्य कहा जाता है, या फिर यह 7 बहनों वाला एक राज्य है। इसकी सीमा लगती है किससे? पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से। यानी कि 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और असम की राजधानी है दिसपुर। और इस राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 को। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और विधानमंडल एक सदनीय यानी कि जिसमें 126 सीटें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनटीआर की राजनीतिक जीवनी पुस्तक मावरिक मसीहा का विमोचन किया है? यह दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनेता थे, जिनके ऊपर यह एक उनकी जीवनी लिखी गई है, राजनीतिक जीवनी। यह क्या है इसमें? तो इसका विमोचन किया अभी एम वेंकैया नायडू, प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अभी इनकी जीवनी पर यह विमोचन किया इस पुस्तक का। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभी वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडला द्वारा लिखित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर पर एक राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किया है। और यह एनटीआर एक वैकल्पिक राजनीति
के शीर्ष अग्रदूतों में स्थान दिया गया है उन्हें, और यह राजनीति में उनका प्रवेश और क्षेत्रीय पार्टियों को लगभग 9 महीने के भीतर में ही नाटकीय सफलता और राष्ट्रीय राजनीति की एक नई दिशा देने के तौर पर इन्हें जाना जाता था। वह एक अच्छे अभिनेता और निर्देशक और फिल्म निर्माता और राजनेता भी थे, और उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, टीडीपी, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के? तो यह 10 नंबर पर। और इनका जो पूरा नाम है एनटीआर नंदमुरी तारक रामाराव इनका पूरा नाम है। आप इन्हें याद रख सकते हैं। और यह आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री रहे थे। कितने? 10 नंबर के। और उनका क्या था टाइम जब इन्होंने पद बहाल किया था? तो 9 जनवरी 1983 से लेकर 16 अगस्त 1984 तक यह मुख्यमंत्री रहे थे। और उस समय राज्यपाल थे केसी अब्राहम। कौन थे राज्यपाल? केसी अब्राहम। यही थे नंदमुरी रामाराव, एनटीआर जिन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो यह इसका उद्घाटन किया अभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी है कवारती। क्या है? कवारती इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रशासक है दिनेश्वर शर्मा, और यहाँ पर सांसद है मोहम्मद फैजल। कौन है? मोहम्मद फैजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक तौर पर वापसी की है? तो यह वापसी की है अभी अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी, और अभी जो बाइडेन सरकार आई है इन्होंने अभी अमेरिका की वापसी की घोषणा की है पेरिस जलवायु समझौते में। जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन समन अनुकूलन और वित्त पर समझौता किया गया था। यह 2020 में शुरू किया जाएगा, और इस पर पेरिस में हुए 21वें सम्मेलन में 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से अपनाया था, और 195 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए थे, और 148 ने इसकी पुष्टि भी की थी। आगे देख लेते हैं हम क्या है। यह जो नीले में दिखाई दे रही है इसके सदस्य देश है, और हस्ताक्षरित वाले जो हल्के ब्राउन कलर हैं यह इसके हस्ताक्षरित वाले देश हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका कि यह कब प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था 30 नवंबर 12 दिसंबर 2015 के मध्य, और हस्ताक्षरित हुआ था 22 अप्रैल 2016 को, और स्थान था इसका न्यूयॉर्क। और यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 2016 से हुआ था, और इस पर हस्ताक्षर कितने देशों के हुए थे? तो 195, और पार्टियाँ थी इसमें 148। और भाषाएं कौन कौन सी इसमें प्रमुख? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो इसमें अभी अमेरिका ने बाहर निकलने की घोषणा की थी कुछ दिन पहले, और अभी बाइडेन सरकार ने वापस आने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यहाँ पर 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह अक्षय कुमार को अभी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए गए उसमें अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। और देविका रानी रोरी यह पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला थी, और पृथ्वीराज कपूर यह पहले डी बी.एन. सरकार यह पहले पुरुष थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले। और यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ, और उस वर्ष से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को यह प्रदान किया गया था। और तब से लेकर अभी तक यह कोई भी वर्ष के अंत में या फिर जो अगला वर्ष प्रारंभ हो रहा है उस वर्ष में यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इस वर्ष के जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे उनमें
जिन जिनको भी यह अवार्ड मिला है उनके लिए मैं जानकारी दे देता हूँ। बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो तानाजी थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स। और इसके बाद थी बेस्ट एक्टर में अक्षय कुमार, लक्ष्मी मूवी के लिए मिला है इन्हें। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर के लिए मिला है वेब सीरीज़ में बॉबी देओल को आश्रम वेब सीरीज़ के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है अनुराग बसु को फिल्म लूडो के लिए। कौन सी फिल्म के लिए, लूडो फिल्म के लिए। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए मिला है जतिन हरमीत सिंह को फिल्म खुदा हाफिज़ के लिए। किसके लिए, खुदा हाफिज़, जिसमें एक्टर हैं विद्युत जामवाल। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के लिए मिला है सुशांत सिंह राजपूत फिल्म दिल बेचारा के लिए। यह इनके देहांत के बाद में यह इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और करंट अफेयर आपको स्टैटिक GK के साथ में मिलेगा, तो इसीलिए आप स्टैटिक GK के साथ में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।